Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन नहीं है, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू एडिटोरियल में से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड साइंस रिलेटेड। एज यू ऑल नो दैट आपको पता ही होगा कि हिंदू एडिटोरियल में बेसिकली वो पेज के ऊपर एवरी संडे यू विल फाइंड व्हाट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आती है। एवरी एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट अगर इन दोनों का वेटेज हम देखें क्लोज टू क्लोज 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लाइक 60 मार्क्स विच इज़ नथिंग बट 50% मोर देन 50% मार्क्स कट ऑफ के मोर देन 50% मार्क्स है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये दो सब्जेक्ट्स पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए सो दैट देर वोंट बी एनी चांसेस दैट यू आर टेकिंग इन द एग्जामिनेशन। और जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये भी बता दूं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कुछ स्काई रॉकेटिंग साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज आपको जब भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो इसका एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देना है। उससे क्या होगा, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आपको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अंदर से ये कैसा होगा, ये इनपुट कैसा देंगे, फिर आउटपुट कैसा होगा, ये कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है, ये नंबर में जाता है क्या इलेक्ट्रॉन्स में जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस मच मोर। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि उसका प्रिंसिपल बोलो, मैकेनिज्म बोलो, कौन सा कंडक्टर कौन सा डायोड है वो यूज़ हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको एप्लीकेशंस का पार्ट ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, और ये ऑलमोस्ट ऑल फैक्चुअली होता है। कॉन्सेप्ट्स इसमें मिनिमम होते हैं 10% कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम 90% फैक्ट्स ही होते हैं, और एग्जाम में भी इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं विच आर वेरी मच फैक्चुअल ऑल्सो, राइट। वो प्रीलिम्स रहो या मेंस रहो, आपको उसी तरीके से पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। इसमें हम रैंकिंग, पैरामीटर्स, पब्लिशिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिसिज्म ये भी पढ़ेंगे, और मंकी का पॉक्स से बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। न्यू आउटब्रेक हुआ है, उसमें ब्रेकआउट, अफेक्टेड कंट्रीज, क्या केसेस अभी तक कितने आए हैं विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर मंकी पॉक्स, सिम्टम्स क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, ऑल दीज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और एक भी इंपॉर्टेंट है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके बारे में वी विल हैव ए शॉर्ट डिस्कशन ऑन इट। सो स्टे ट्यून टू दी इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स। यहाँ पे इसमें एक्चुअली बहुत बुरा रैंक आया है, तो इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई ये रिपोर्ट किस तरीके की है। 181 कंट्रीज़ को रैंक करे हैं, उसमें 180 रैंक इंडिया का दिया गया है। इट इज़ वेरी वेरी बैड। हम बहुत हर्ट हो चुके हैं और वी हैव रिजेक्टेड कि ये आपके पैरामीटर सही नहीं है, कि हम इतना बुरा तो नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में जितना हम एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, काश ही कोई और कंट्री इस तरीके के मेजर्स और कम्युनिटी में इतना ज़्यादा अवेकनिंग है उनके पास। खैर उनके पास टेक्नोलॉजीज है, तो दे आर एबल टू डू दैट। बट हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं भी रहने के बाद भी हमारा एक कल्चरल और एक कम्युनिटी बिहेवियर भी है कि हम बहुत कम से कम एनवायरनमेंट पोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी कंट्री में इतना करना भी बहुत मायने रखता है। सो हम रिजेक्ट कर रहे हैं जो भी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो भी रैंकिंग है, वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। हम उसको बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, राइट। सो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, ये क्वांटिफाई करता कि आप कितने अच्छे मेजर्स लिए हैं। क्वांटिफाई मीन्स क्वांटिटी में बताता है कि आपका परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन किस तरीके से है। ओके, क्वांटिफाइंग एंड न्यूमेरिकली मार्किंग द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नथिंग बट कंट्रीज पॉलिसीज़ की न्यूमेरिकली मार्किंग की जाती है कौन से नंबर पे आप, और क्वांटिफाई किया जाता है आपका जो भी इनिशिएटिव्स आप लेते हैं, लाइक ग्रीन इंडिया मिशन है, लाइक स्वच्छ भारत मिशन है, लाइक EV के इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, EV शॉपिंग पॉलिसी 2022 बजट में भी लॉन्च की गई है। तो इस तरीके के स्टेप्स लेने से इसको हम वो लोग क्वांटिफाई करते हैं, नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में आपको रैंकिंग देते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जनरली ये होता है। पहली बार पब्लिश हुई थी 2002 में, और एक भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आर्टिकल भी 2002 में ही इंक्लूड किया गया था बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट। जस्ट आपको एक कोरिलेशन के लिए मैं एक जीके इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, राइट। सो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पहली बार पब्लिश हुई थी 2002 में। एक्चुअली इट वाज पब्लिश टू सप्लीमेंट एंड टू नो हाउ दी नेशनल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता ही होगा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी है 2015 में लॉन्च हुए थे, 2030 तक चलेंगे। इसका मतलब 2015 से पहले कुछ गोल्स नहीं थे क्या अपने पास? नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे अपने पास, वो 2000 से लेके
ओके 2015 तक थे, ये भी 15 साल चलेंगे, ये भी 15 साल चलेंगे। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर था, यहाँ पे एक गोल था विच इज़ एनवायरनमेंट रिलेटेड एक गोल था, ठीक है। यही एनवायरनमेंट गोल के ऊपर पहली बार लॉन्च किया गया था एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो वो गोल अचीव करने के लिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक इंडेक्स लाया गया था, ओके, दैट इज़ एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इट वाज, इससे पहले भी एनवायरनमेंट रिलेटेड इंडेक्स था, उसका नाम था एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, पब्लिश बिटवीन 1999 एंड 2005। उसके बाद में ये बंद हो गया, ओके, एंड वी हैव गॉट एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। ये पूरे जो इंडेक्स है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रहो या एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रहो, एनवायरनमेंट के रिलेटेड मैक्सिमम जो भी इंडेक्स है, दे आर ऑल पब्लिश बाई याले और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ दोनों मिलके, अलॉन्ग विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑफ यूरोपियन कमीशन, ये पूरे मिलके निकालते हैं। तो बेसिकली याले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी याद रखिए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीन याद रखिए। अगर आप ये भी याद नहीं रख रहे यूरोपियन कमीशन, दैट इज़ फाइन, बट ये तीनों का ज़रूरी है आपको याद रखना, ठीक है, फाइन। तो हम क्या पढ़े, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स एक क्वान्टिफाइबल और न्यूमेरिकल, ओके, मार्किंग है, जिससे कंट्री के जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जो भी स्टेप्स कंट्री ने लिए हैं उसको प्रॉपरली मार्क करता है ये, ओके, क्वांटिफाई करता है, ठीक है। ये पहली बार पब्लिश हुआ था 2002 में, ऑन टू एक्चुअली सप्लीमेंट टू हेल्प द कंट्रीज टू अचीव गोल्स विच आर मेंशन इन व्हाट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ठीक है। पहले, इससे पहले भी एक एनवायरनमेंट रिलेटेड एक था, दैट इज एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इसको अभी चेंज करके एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाए हैं और ये रिलीज बाई दीज ऑर्गेनाइजेशंस, प्लीज रिमेंबर इट, ओके। देखिए पैरामीटर्स क्या है, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स है इसमें। पहली बात तो एयर क्वालिटी भी मेजर करते हैं एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो आपको पता है एयर क्वालिटी में दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, 2.5, ओके, PM 2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5, पर्टिकुलर मैटर 210, ये होते हैं PM10, ओके, PM10 एंड PM 2.5, ये दो पर्टिकुलर मैटर होते हैं। पर्टिकुलर मैटर का मतलब है पार्टिकल्स एयर में होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे गाड़ी चलाओ आप बिना हेलमेट के चलाओ, तो आपके आंखों के कॉर्नर में काला काला, ओके, काला काला पार्टिकल्स रहते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट सूट पार्टिकल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जो अपना पेट्रोल डीजल कंबस्ट होने के बाद में जो भी धुआं निकलता है, वो धुआं में ये पार्टिकल्स होते हैं और अपनी आँख के पास कॉर्नर में जमा हो जाते हैं, ठीक है। अगर इससे छोटे छोटे साइजेस के, ये माइक्रॉन है, ये 2.5 माइक्रॉन, 210 माइक्रॉन, सॉरी 10 माइक्रॉन, अगर इससे छोटे कुछ होते हैं तो हम सांस लिए तो भी हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हमें क्रिएट करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट। तो एयर क्वालिटी मेजर करेंगे ये। वाटर और सैनिटेशन, किस तरीके से वाटर कंटामिनेशन नहीं रहना चाहिए, सोसाइटी में, कम्युनिटी में सैनिटेशन के अच्छे प्रॉपरली लेना चाहिए स्टेप्स। हैवी मेटल्स एक्सपोजर, टाइटेनियम है, आर्सेनिक है, लोग कितने वो मेटल से एक्सपोज हैं, और हमारी बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट बढ़ रही है, कम हो रही है, फॉरेस्ट कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, कितने पेड़ हम लॉस कर चुके हैं, फिशरीज़ किस तरीके से कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिशरीज से भी पूरा मेराइन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्लाइमेट एंड एनर्जी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, किस तरीके का क्लाइमेट चेंज आपके एरिया में आ रहा है, ओके। अगर क्लाइमेट का चेंज आ रहा है तो मतलब क्या है, आप ग्लोबल वार्मिंग को प्रॉपर्ली कैटर नहीं कर रहे हैं। तो ब्लैक कार्बन एमिशंस, एयर पोल्यूशन, SO2 NO2 का अलग से पोल्यूशन कैटेगरी बनाए हैं इसमें। वाटर रिसोर्सेज, किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, और जो भी बेकार में वाटर बह के जा रहा है सीज और ओशंस में फ्रॉम द रिवर्स, उसको किस तरीके से वाटर शेड मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर में किस तरीके के प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, यू नो दैट पैडी, जो कि UPSC 2022 के क्वेश्चन में आया था, पैडी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ व्हाट मीथेन, वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस का लार्जेस्ट एमिटर भी है पैडी। तो फिर उस वहाँ पे किस तरीके के ऐसे मेजर्स ले रहे हैं जिससे पैडी कल्टिवेशन से एमिशंस कम हो, राइट। तो ये पूरे इंडिकेटर्स हैं, ये पूरे पैरामीटर्स हैं जिसपे ऊपर एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ ए कंट्री मैप की जाती है और रैंकिंग मिलता है, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप देखिए यहाँ पे इंडिया का रैंक देखो, 181 कंट्रीज से, तो अपना रैंक क्या है, 180, वेरी वेरी बैड रैंक है। तो हमारे नेबर्स उससे अच्छे हैं, पाकिस्तान 176 इज देयर, इंडिया इज़ 180 विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। और यहाँ पे टॉप 5 डेनमार्क टॉप फर्स्ट, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क, ओके, टॉप फर्स्ट, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट बायोडाइवर्सिटी में हमारा ये रैंक है, फिर बाद में प्रोटेक्टेड एरियाज में ये रैंक है। तो एवरी व्हाट इंडिकेटर में हमारा रैंक 170 के ऊपर है। तो ओवरऑल अपना रैंक आ गया कितना, 180 रैंक आ गया अपना
ओवरऑल 180 रैंक आ गया। तो हम बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं भाई ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, लाइक दैट वी हैव टोल्ड कि हम इतना ज़्यादा कंजर्वेशन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स में है, नेशनल मोबिलिटी मिशन है, पर्वतमाला हम लॉन्च कर रहे हैं, ओके, कार्बन सेस लगाते हैं, पेट्रोल पे सेस लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हम प्रमोट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फेम इंडिया स्कीम, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, राइट। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1986 33% हम ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं, राइट। और बायोफ्यूल ब्लेंडिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं कल से ही। सो इतना करने के बाद में भी 180 रैंक आप हमें कैसा दे सकते हैं? दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया रैंक 118 है, ये तो मैं बोल दिया। दिस इज ऑल्सो वी हैव लर्न। डेनमार्क टॉप्स, दैट इज ऑल्सो ओवर, ठीक है, फाइन। अभी हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मॉन्की पॉक्स। ओके, मॉन्की पॉक्स में आप देखिए यहाँ पे अभी तक पूरी दुनिया में मॉन्की पॉक्स के केसेस है 1777 इतने आ गए हैं। इसमें यूरोप में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड केसेस है यूरोप में ही। ओके, कितने आए हैं? 704 यूरोप से आए हैं और अभी तक 18 कंट्रीज़ में ये फैल गया है। ओके, सो फार ये जो मंकी पॉक्स का वायरस है इट इज़ डिटेक्टेड इन दोज पीपल, ओके, हु आर हैविंग सेक्स विथ मेन एंड मेन। ओके, जो गेस होते हैं ना, तो उनमें बाइसेक्सुअल गेस, उनमें ये देखा गया है मंकी पॉक्स का। ओके, एंड पीपल हु आर इंटरेक्टिंग टू देम, क्लोज इंटरेक्शन से उनके, और वो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के बाजू बैठ रहे हैं, ठीक है, दे आर इन द ग्रेटर रिस्क पे है अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, you can catch, anyone can catch monkeypox if you are in close contact, physical contact with someone who is already having what this kind of इन्फेक्शन। आप फेस टू फेस किस करते हैं या आप उनके स्किन टू स्किन टच करते हैं, खाना खाते हैं, टचिंग करते हैं, ओरली आप या उन किस करते हैं, या पेनिट्रेटिव सेक्स भी अगर करते हैं तो आपको मंकी पॉक्स आ जाएगा। तो अभी ये पूरे सिम्टम्स है मंकी पॉक्स के। बेसिकली ये फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ये एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न इस तरीके से नहीं है मंकी पॉक्स। जैसे कोरोना वायरस था अपना, कोरोना वायरस अपन छींके तो, अपन खांसे तो अपने वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी है तो उससे भी फैलता था कोरोना, ठीक है। बट ये जो मंकी पॉक्स है इस तरीके का नहीं है, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, ऐसा कुछ कंटामिनेशन ऑफ फूड ऐसा नहीं है। आप फिजिकली प्रेजेंट रहना वो इंसान के साथ, उसके टच करना, उसके नज़दीक रहना, तो ही आपको मंकी पॉक्स आता है, नहीं तो नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है या नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो इसका अभी क्लैरिटी नहीं हुआ है बाय द रिसर्चर्स कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगा या नहीं होगा। दैट इज व्हाट इट इज, WHO इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। Okay, WHO is saying that it is not clear if the monkeypox virus can spread through the semen or vaginal fluids। से स्प्रेड होगा क्या? ओके, मंकी पॉक्स में देखो आपको इस तरीके के, आप हाथ देखिए यहाँ पे पिक्चर में, इस तरीके के रैशेस आते हैं। अगर ये रैशेस को अगर आप हाथ पकड़ लेते हैं या आपके कांटेक्ट में आ जाता है तो आपको भी मंकी पॉक्स का वायरस आ जाएगा। पहली बात, मंकी पॉक्स वायरस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए। और ये पूरा आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि क्या मंकी पॉक्स सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आएगा, एक दूसरे में से, एक से दूसरे में। जैसे कि मैं और एक बात बोलूँ आपको, कोरोना वायरस में नहीं सेक्स करे तो बहुत लोगों को नहीं भी आया था। ओके, दो दे आर लाइक, अगर कांटेक्ट में नहीं है, ओनली आप पेनिट्रेटिव सेक्स करते हैं, ओनली इंसर्शन करते हैं, तो बहुत लोगों को नहीं भी आया था। तो अभी ये यहाँ पे ये भी डिसाइड करना है मंकी पॉक्स में क्या ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये मालूम हुआ कि जनरली अगर मंकी पॉक्स ये जो वायरस है ये अपने पास अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। टॉवल में भी रहे तो अपने पास आ सकता है, बेडिंग में भी रहे तो आ जाता है, बेड पे कोई सोए इन्फेक्टेड पर्सन तो उनसे भी आ सकता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स सांस लेने खांसने से, तो थोड़े रिसर्चर ये भी बोले कि ये भी है सिम्टम्स, इससे भी ट्रांसमिट होगा। ओके, फाइन, बट लार्जली ये होगा स्किन टू स्किन, अगर आप फिजिकली कॉन्टैक्ट आते हैं तो ही होगा, कोई खांसे या छींके तो नहीं होगा, ठीक है, फाइन। अभी क्या हुआ यहाँ पे, direct skin to skin contact is a primary source of monkeypox according to our researchers। गगनदीप कांग ने ये कहा है। ओके, अभी ये क्वेश्चन है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें HIV से कंपैरिजन है अपना। HIV में देखिए, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल रूट, HIV में आपको पता ही है कि सेक्स करते हैं तो HIV का वायरस आपके उसमें भी आ जाता है, राइट। तो एक इंसान के दूसरे इंसान में ईजिली आ जाता है अगर एक पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है तो। बट इट डज नॉट मीन कि HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सिर्फ सेक्स करे तो ही आता है। देयर आर मेनी अदर रूट्स है जिसे HIV एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं अपन मदर टू चाइल्ड। अगर मदर के प्रेगनेंसी में, लेबर में, डिलीवरी में, ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये मदर से लेके बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है HIV। बट हम स्टिल HIV को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं क्योंकि HIV इज प्रिडोमिनेटली सेक्स से होता है, इसलिए हम
उस तरीके से उसको नेमिंग किया गया है। और पेरेंटेरल, पेरेंटेरल में जब आप पेरेंट बनने वाले हैं, जब आप प्रेगनेंसी में हैं, तो HIV मोस्ट प्रॉब्ली इससे ही ट्रांसमिट होता है। मंकी पॉक्स इज मेनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, नॉट बाई सेक्स। तो ऑलमोस्ट ऑल रिसर्च यही बोल रहा है कि मंकी पॉक्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। ओके, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से ही होता है। दैट इज़ व्हाट, ये भी अभी स्टिल नॉट क्लियर है, बट वी आर फाइंडिंग आउट। तो थोड़े लोग ये भी बोल रहे हैं भाई इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मत रखो, STIs बोलते हैं हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बहुत सारे रिसर्चर्स ये बोल रहे हैं और एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि डोंट कॉल मंकी पॉक्स एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर इस तरीके से डिक्लेरेशन होते हैं, सपोज ए को मंकी पॉक्स हो गया एंड वी नो दैट एक मंकी पॉक्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो लोगों का उसके ऊपर ओपिनियन बन जाएगा, एक जजमेंट बन जाएगी, अरे भाई ये सेक्स करता है। ओके, दो ही इज लाइक, देखो अगर वो कहीं पे किसी के साथ बैठ गया है तो किसी के रैशेस के साथ आ गया होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वो बच्चे रहेंगे, यंगस्टर्स हैं, तो दैट इज़ वो एक्सेप्टेबल हम ले लेते हैं आंसर कि किसी और से टच से आ गया। बट समझो मेरी उम्र में 30-28 ऐसे ईयर्स में, आपकी उम्र में होंगे 24 ईयर्स में, अब जो ये उम्र में होंगे, या 35 ईयर्स में होंगे, अगर ये उम्र में अगर कोई किसी को ऐसा HIV आता है या मंकी पॉक्स ऐसा आता है विच इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जब ये उम्र में आता है तो लोग तो गलत ही समझेंगे ना, नहीं भाई ये तो सेक्स करता है, किसी के साथ भी चले जाता है, लाइक दैट लोग, पीपल विल थिंक एंड पीपल विल डिस्क्रिमिनेट अस, यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमें एक स्टिग्मा दिया गया है, अरे तू तो देखो तो ये हुआ था ना, तू कहाँ गया था बोले। तो इस तरीके से लोग मजाक भी उड़ाते हैं, स्टिग्मा भी रहते हैं, देन वो इंसान बोलेगा ही नहीं, अरे मैं नहीं बोलूँगा HIV है बोल के। सो वो सीक्रेटली डॉक्टर को बता लेते हैं एक्सेट्रा, बट दे विल नेवर टेल दैट वो उनको HIV हुआ या मंकी पॉक्स हुआ। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ये भी बोल रहे हैं कि आप डोंट कंसिडर ए मंकी पॉक्स एज STI बोल के भी बोल रहे हैं, बिकॉज इट विल लीड टू स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। बट तो डॉक्टर्स, दूसरे डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, कॉलिंग एनी डिसीज दैट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू स्टिग्मेटाइज। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि किसी को स्टिग्मा करो, किसी को डिस्क्रिमिनेट करो, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आगे वाला जागरूक हो कि ये सेक्स से होता है, तो आप सेक्स से आप नहीं करना है, और आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। आपकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, किसी को भी हुआ है तो बोथ ऑफ देम कैन कंसेंट एंड कैन बी अवे फ्रॉम द इन्फेक्शन। इस वजह से बोलते हैं कि प्राइमरी काज तो बोलना ज़रूरी है, राइट। इट अलाउज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ दे कुड बी एक्सपोज एंड पोटेंशियली इन्फेक्टेड, राइट और रॉन्ग। इट हेल्प्स ऑल्सो द ट्रेसिंग पार्टनर्स, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं तो उनको भी नोटिफाई कर सकते हैं, भाई मुझे ये इन्फेक्शन हो गया तो आप थोड़ी दिन दूर रहिए। तो इस हिसाब से हम लोगों को भी, कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग इन दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मंकी पॉक्स कहाँ कहाँ पे है, मंकी पॉक्स के केसेस पढ़े हैं, मंकी पॉक्स कौन से कंट्रीज़ में है, मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन पढ़े हैं, मंकी पॉक्स सेक्सुअली कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं है पढ़े हैं, और मंकी पॉक्स का हम HIV से कंपैरिजन भी करे हैं। और कोई डिसीज़ को अगर STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट वो इंसान पे क्या होगा वो भी हम पढ़ें, राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर हैविंग हियर इज जेम्स वेब टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप का मतलब है, अगर टेलीस्कोप छोटा रहा हो तो हम बचपन में सुने ही होंगे, हम बोलते थे इसको दूरबीन। बीन मीन्स क्या, आँख, दूर का दिखना अपने आँखों को। तो हम एक बाइनाकुलर ले लेके दूर से देखते थे। ओके, वो बाइनाकुलर का बड़ा भाई है, द बिगर ब्रदर ऑफ बाइनाकुलर इज व्हाट, टेलीस्कोप। ओके, सो एज यू नो दैट पहले सबसे बड़ा टेलीस्कोप था वो हब्बल टेलीस्कोप। ओके, ये बहुत साल पहले US ने लॉन्च किया था। उसके बाद में ये रिसेंटली क्या हुआ, इसको अभी पुराने इंस्ट्रूमेंट है, पुरानी बनावट है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, तो अभी इसको निकाल दिए हैं। इसके जगह पे US हैज़ लॉन्च, नासा हैज़ लॉन्च जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किए गए हैं। ओके, रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखो हमारी ऐसा अर्थ है, यहाँ पे इतने सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, इतने सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, हर कंट्री के सैटेलाइट्स ऐसा गोल गोल फिर रहे हैं। तो क्या होगा, जब सैटेलाइट को कोई मीटरेट आके ऐसा डैश कर देगा तो सैटेलाइट टूट जाएगी, उसके पार्ट्स भी गोल गोल घूम रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये पार्ट्स इधर उधर नहीं जाते हैं, ना ये गिरते हैं, वो सैटेलाइट के आसपास ही ये जो भी डेब्रिस, जो भी कचरा बन रहा है सैटेलाइट टूटने के बाद में, सैटेलाइट पूरी ख़राब होने के बाद में जो भी वो इरोजन होता है मेटल का, ये भी गोल गोल घूमते ही रहता है। ये कहीं नहीं जाएगा, ना आउटर स्पेस में जाएगा ना हमारे इनर स्पेस में आएगा, ये वहीं पे गोल गोल घूमते रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने अर्थ के ऊपर, ये इसके ऊपर पूरा स्पेस का एक कचरा बन रहा है, स्पेस डेब्रिस। तो रिसेंटली क्या हुआ, जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक डेब्रिस ने हिट किया है। ओके, बट इट हैज़ वेरी स्मॉल इम्पैक्ट था, तो इट विल नॉट अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो एक माइक्रोमीटराइड आके लगा करते, मिटराइड्स आर नथिंग बट ओके, जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी से, जो हमारे आउटर स्पेस में जो रॉक्स है
वो वी कॉल इट एज मेटेरॉइड, और ये छोटा वाला है ना, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट माइक्रोमीटराइड. इट हैज कम एंड इट हैज हिट व्हाट जेम्स वेब टेलीस्कोप, बट द टेलीस्कोप इज गुड, इट इज वर्किंग वेल, इट इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू परफॉर्मेंस. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड yesterday's Hindu editorial news. Okay, keep watching and I will be discussing the Hindu editorial of today by tomorrow. ठीक है, आज का और कल का दो मिला के एक बड़ा वाला मैं एडिटोरियल आपको दे दूंगा. एंड यू कैन yesterday there was a announcement with regard to new mains batch was starting mains test series was starting in ICRA IAS. और ओझा सर का जुलाई 19 को बहुत बड़ा सेमिनार है कानपुर के ICRA IAS सेंटर में. प्लीज़ गो एंड विजिट एंड आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्लैरिटी आपको लेना है उनसे, आप उनसे इंटरेक्ट करके ले सकते हैं. राइट, थैंक्स अ लॉट फॉर एंड मी. बाय बाय, नाइस डे, हैव अ टेक केयर.